नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर साप्ताहिक विश्लेषण जो होने जा रहा है 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का और करने वाले हैं एसएमसी ग्रुप के सीएमडी सुभाष अग्रवाल जी। हमें यह समझना है कि नेक्स्ट वीक मार्केट कहां जाएगा, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की रेंज क्या होगी। हमेशा की तरह सुभाष जी से हम लेंगे रेंज को कि कहां जा सकता है ऊपर और कहां जा सकता है नीचे, और साथ के साथ ये भी समझना है कि जो यूएस और ईरान का जो वॉर चल रहा है उसका जो मार्केट पर लगातार इम्पैक्ट पड़ता आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे मार्केट में गिरावट हम लगातार देख रहे हैं। तो क्या ये वास्तव में जो गिरावट है यूएस ईरान के युद्ध की वजह से ही है, या जो कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स आ रहे हैं कॉर्पोरेट अर्निंग के Q1 के, इनका भी कोई इसमें लेना देना है, या कॉर्पोरेट अर्निंग के रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन यूएस और ईरान के वॉर के कारण हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, और साथ के साथ जिस तरह से क्रूड ऑयल वगैरह महंगे हुए हैं उनका भी कोई इम्पैक्ट आ रहा है। तो इन सारे विषय को हम सुभाष जी से समझेंगे। साथ में ये भी समझेंगे क्या निकट भविष्य में कोई यूएस और ईरान की सीज फायर होती हुई दिखाई दे रही है, और नेक्स्ट वीक पूरा हमारा मार्केट किस तरह से रहेगा। क्या कहीं ये वापस 23,000 की तरफ निफ्टी तो नहीं जा रहा है, या जहां तक आना था वो आ गया है, 24,000 को फिर वापस पार करेगा और उसके ऊपर ही टिकेगा। तो इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे फॉलो करते हैं। तो सुभाष जी, सबसे पहले तो ये समझते हैं, घरेलू मार्केट को बाद में समझते हैं, लेकिन ये समझाइए कि जो यूएस और ईरान का जो युद्ध लगातार ये मतलब ये जब से 7 जुलाई से छिड़ा हुआ है दोबारा से, तो उसके बाद जो मार्केट में इम्पैक्ट आया है, यानी कि जो गिरावट आई है, तो क्या ये गिरावट अभी और आती हुई दिख रही है, और ये युद्ध के हालात किस तरह के दिखाई दे रहे हैं? क्या निकट भविष्य में कोई सीज फायर होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो रविंदर जी, आप यूएस और ईरान का दोबारा से जो युद्ध स्टार्ट हुआ है बड़े तेजी से स्टार्ट हुआ है, और ऑयल के प्राइसेस जैसे आप देख रहे हैं, ब्रेंट 100 को क्लोज कर गया था, है नहीं, और अब 98.38 क्लोज हुआ था, और क्रूड $90.47 पर बैरल क्लोज हुआ है। क्योंकि अब ये ना बात क्या हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ तो एक चीज है, वो वर्ल्ड का काफी ट्रैफिक उधर से गुजरता है, लेकिन रेड सी के ऊपर भी चैलेंज आ गया जी। है ना। तो वहां पर भी अटैक छोटे मोटे बड़े हो रहे हैं, वहां पर भी वो रास्ता रोक दिया है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, और अ, इसकी कब्जे की लड़ाई है बेसिकली, क्योंकि यूएस ईरान को किसी भी प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने को अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि ये वर्ल्ड का रूट है और यहाँ फ्री रूट होना चाहिए। और वो ईरान इसमें लालच कर रहा है, उसमें कुछ चार्जेज वार्जेज का सोचता है कि यहाँ से मुझे कुछ प्राप्ति होगी, तो वो इस लालच को नहीं छोड़ पा रहा है। और यूएस ने ईरान की कमर तोड़ दी है। ईरान ने जो मिलिट्री बेसिस जहाँ मिडल ईस्ट के अंदर है, सब जगह पे उसने अटैक करना शुरू कर दिया है, अच्छा खासा है। और नॉर्मल भी, जैसे दुबई है, नॉर्मल भी चल रहे हैं, मॉल भी चल रहे हैं, रेस्टोरेंट भी है, एयरपोर्ट भी है, हवाई जहाज आना जाना, मतलब डर भी निकल रहा है और डर होता भी है, लेकिन रूटीन लाइफ चल रही है। और अभी ट्रंप ने अभी अपने एडवाइजर से बहुत बड़े युद्ध की तैयारी और कर रहा है, बड़े अटैक के लिए, तो वो भी साइमल्टेनियसली चल रही है, पीस टॉक भी चल रही है। तो ये देखिए, ये तो चलता रहेगा, क्योंकि और ये कोई भी नहीं कह सकता सर्टेनिटी से कब बंद होगा, और नेक्स्ट वीक भी बंद हो जाए, आगे कंटिन्यू भी रहे, ये कहना बहुत डिफिकल्ट है। जहां आपने कमेंट्री के बीच में रिजल्ट्स की बात की इंडिया के, है ना, Q1 फाइनेंशियल ईयर के, तो मिक्स तो मैं रिजल्ट्स आ रहे हैं। सुभाष जी, उससे पहले एक ये बताइए, जैसे आपने कहा हाँ, कि भाई ट्रंप ना बड़े युद्ध की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने शायद क्या पक्का है इंफॉर्मेशन कि 90 अरब डॉलर रुपए की और मांग करी गई है इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए, जबकि 35 से 37 बिलियन डॉलर अभी तक खर्च भी हो चुके हैं। तो अगर 90 बिलियन डॉलर की मांग करी जा रही है, तो उसमें सेनेट में ये भी कहा गया कि भाई जब आप कह रहे हो कि युद्ध हम जीत रहे हैं, तो फिर 90 अरब डॉलर आपको क्यों चाहिए? और वास्तव में जिस तरह से आपने कहा कि अगर 90 बिलियन डॉलर और मांग करी जा रही है और बड़ी तैयारी करी जा रही, तो क्या ईरान को पूरी तरह से तहस नहस या पूरी तरह से तबाह या पूरी तरह से नक्शे से मिटा देने की भी ख्वाहिश रखते हैं, और उस ख्वाहिश पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं ट्रंप? ऐसी कोई संभावना नजर आती है आपको? देखिए क्या होता है, वॉर के अंदर है ना, प्रेशर बहुत काम करता है। यदि वो एक बड़ा अमाउंट यदि सैंक्शन होता है, तो ईरान को ये खौफ रहेगा कि एक बहुत बड़ा अमाउंट सैंक्शन हो गया है। वो एक्चुअल में खर्च कितना होता है कितना नहीं, वो एक अलग बात है। पूरा वर्ल्ड इस चीज को ऑब्जर्व करता है, ईरान भी ऑब्जर्व कर रहा है।
और यदि उसको ये खौफ होगा कि और भी बड़ा अटैक किया जा सकता है, तो वो कंप्रोमाइज़ जल्दी करेगा और रीज़नेबल कंप्रोमाइज़ होगा, जो पहले हुआ था उससे बेटर होगा और इम्प्लीमेंटेशन भी स्पिरिट से होगी। बाकी देखिए मतलब ये तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं। साइकोलॉजी वार में साइकोलॉजी बहुत बड़ी प्ले करती है और हम्म ट्रम्प के लिए कोई भी बड़ा फंड सैंक्शन कराना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका वार को नहीं चाहता था। ये डिप्लोमेटिकली सही तरीके से हैंडल नहीं हुआ। एक्चुअल वार होना अलग बात है और उसको वार के डर से आप कंप्रोमाइज़ करा लें, वो अमेरिका यही चाहता था कि ये हम्म एक्चुअल वार नहीं हो और ऐसे हो। बाकी डिप्लोमेटिकली ट्रम्प जो है फेल्योर है, क्योंकि हाँ, वो शॉर्ट बिल्कुल। अभी टेम्पर्ड है। सेनेट हाँ में जी, हाँ उनको जी। बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है। क्रिटिसाइज़ भी हो रहा है, बार-बार क्रिटिसाइज़ हो रहा है, उसकी सारी पॉलिसी फेल हो रही है, फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर बहुत जल्दी आ जाती है, वो एक लीडर वाली क्वालिटी नहीं है नहीं? और तो ये बातें हैं, जिसकी वजह से वो ईरान जैसे कंट्री को आज तक काबू नहीं कर पाया, हम्म है नहीं? तो ये डर बना हुआ है, डर बनाने की कोशिश करी जा रही है कि बहुत मैसिव अटैक करेंगे। ईरान कई बार अपने आप को उससे बड़ा विनर डिक्लेयर कर चुका है, क्योंकि बिल्कुल। वर्ल्ड ये देखता है कि ईरान सही मायने में डर नहीं रहा उससे, है हम्म ना? कि भई उसका अटैक हो जाएगा। वो यदि हम्म जितना अटैक होता है उससे ज़्यादा वो मिलिट्री बेसिस को उड़ा देता है इधर-उधर। हम्म उसका जैसे हम्म मैंने पीछे भी कहा था कि मिडल ईस्ट बहुत अच्छा अमाउंट अमेरिका में इन्वेस्ट करता है, तो ईरान का हम्म फ़ोकस है वो इन्वेस्टमेंट अमेरिका में नहीं जाए ताकि उसकी कमर टूट जाए। और हम्म अमेरिका का फ़ोकस है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ वगैरह ये कब्ज़ा ही नहीं करेगा जब इसकी पूरी कमर हम तोड़ देंगे। हम्म न्यूक्लियर वो बना ही नहीं पाएगा, न्यूक्लियर आर्सेनल वो नहीं बना जी। पाएगा, यदि हम उसकी कमर तोड़ देंगे फाइनेंशियली और स्ट्रैटेजिकली, है नहीं? लेकिन अभी दोनों अपने-अपने डिप्लोमेसी चला रहे हैं। लेट अस सी हाँ, कौन बिल्कुल। कामयाब होता है। हाँ जी। क्या होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सऊदी अरब और कतर भी आपस में बात कर रहे हैं कि भाई जो एमओयू हुआ था उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए, और उधर से वो हूती ने भी धमकी दे दी थी कि जो सऊदी अरब की अरामको कंपनी है, रिफाइनरी है, उसके ऊपर वो हमला कर देंगे। तो एक तरह से दबाव मुझे लग रहा है दोनों तरफ से बराबर बनाया जा रहा है, और जिस तरह से आपने कहा भाई रेड सी में भी हमले हो रहे हैं, तो भी हूती हमले कर रहे हैं, और वो ट्रंप कह रहा है कि भाई वो अगर हूती के जो हमले हैं वो ईरान के ही हमले माने जाएंगे। करेक्ट, क्योंकि इनके ही उसी के ही वो हैं, आप कह लो कि इन्होंने ही खड़ा किया है ये प्रॉक्सी। तीनों चारों। हाँ, प्रॉक्सी वर्ड मेरे हम्म, को याद नहीं आ रहा था, ये जी जी उसी के ही प्रॉक्सी हैं, है ना? जी। तो हिज़्बुल्लाह, हुती, हमास सब इसी के ही क्रिएट किए हुए हैं, ईरान के ही। हाँ, और इजराइल जो है इन पे हिजबुल्लाह और गाजा वगैरह पे हमले कर रहा है, जिसको लेकर अभी एक यूएन ने ताजा वो स्टेटमेंट जारी करी है। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो नरसंहार है इसको किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये इजराइल का गलत कदम है। तो उसने तो इजराइल ईरान को भी का ये भी क्रिटिसाइज किया। पॉइंट है कि लेबनान में हिजबुल्लाह पे वो अटैक कर रहा है, वो भी एक एग्रीमेंट का पॉइंट है कि इजराइल को वो युद्ध करने से रोका जाए। और इजराइल हम्म का पॉइंट ये है कि भाई हिजबुल्लाह हम पर कोई अटैक करता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हम्म तो हम उस पर अटैक करेंगे। तो अटैक इस करेंगे। अदले बदले के अंदर ये युद्ध चल रहा है। यूं चल रहा और है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये लग रहा है अभी ये चलता ही रहेगा, अभी फिलहाल आसानी से थमने वाला इस बार लग नहीं रहा आर पार। अच्छा सुभाष जी, क्या इस बार ऐसा भी लग रहा है कि आर पार की लड़ाई होने की संभावना दिखाई दे रही है? देखो, आर पार की लड़ाई जो है, आर पार की लड़ाई तो चल रही है, इसमें तो और है क्या, डायरेक्ट अटैक कर रहा है यूएस ईरान के ऊपर। ईरान उधर उनके मिलिट्री बेस पे कर रहा है, उसकी मिसाइल अमेरिका तक तो जा नहीं सकती। तो ये जी। आर पार की लड़ाई है, इसमें कोई इनडायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं है। और पीछे ट्रम्प वहाँ पे चाइना में भी गया था और उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि भाई हम आर्म सप्लाई नहीं करेंगे, है नहीं? हम्म तो जैसे यूक्रेन के लिए वो नाटो को सप्लाई करता है ट्रम्प, है ना? जी। और कहता है कि हम तो यूक्रेन को नहीं दे रहे, वो नाटो से ले लेते हैं। तो ये हम्म भी अपनी मजबूरी दिखा देंगे कि भई हम तो डायरेक्ट नहीं दे रहे, हम तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो बिल्कुल। लॉजिस्टिक तो सप्लाई पूरी हो रही है कि भी कहाँ हम्म अटैक करना है, कहाँ नहीं,
पूरा चाइना रसिया हेल्प कर रहा है ईरान की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सुभाष जी। तो सुभाष जी अब ये बताइए कि मान लीजिए अभी एक तो ये फैक्टर हो गया जिसकी वजह से हमारी मार्केट में गिरावट आई है और 23,800 आई थिंक 23,700 कुछ पे निफ्टी बंद भी हुआ है। तो अब ये जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं क्वार्टर वन के, ये किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं और क्या इस मार्केट की निगेटिविटी में जो रिजल्ट्स हैं उनका भी कोई हाथ है या सिर्फ और सिर्फ यूएस और ईरान का ही हाथ माना जाए अभी? देखो रिजल्ट्स है ना, मिक्स आ रहे हैं, कुछ तो बढ़िया भी आ रहे हैं, कुछ में अभी एक उसने मनी कंट्रोल ने एक वो करी है, अपना रिव्यू करा है रिजल्ट्स के बारे में, वो मैं आपको एक फिगर दे देता हूँ। तो जी एक तो ये है जी, क्योंकि रिजल्ट्स की वजह से मतलब जिस दिन हमने लास्ट टाइम बात करी थी एचडीएफसी के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, बट उसके बाद जो है आपको याद होगा जो लास्ट वीक हम लोगों ने बात करी थी कि भाई बैंक निफ्टी में अच्छी उछाल देखने को मिलेगी, जबकि 200 मंडे को जो मार्केट 259 में खुली कंपनीज का नीचे मनी दिखी। कंट्रोल ने एनालिसिस किया है, जी जिसके अंदर उसने कहा है कि रेवेन्यू जो है 259 कंपनीज में, यदि हम इसको देखें तो ऑयल एंड गैस को एक्सक्लूड कर दिया है, बीएफएसआई को एक्सक्लूड कर दिया है, और उसको इन दोनों सेक्टर को यदि एक्सक्लूड करके 259 कंपनीज का एनालिसिस में ये देखा है, जो रेवेन्यू ग्रोथ है 21.8% YoY बढ़ा है। ओके मतलब पिछले क्वार्टर 26 के क्वार्टर से ये 27 का फर्स्ट क्वार्टर 21.8 से 8% से रेवेन्यू बढ़ा है। नेट प्रॉफिट जो है 26.3% बढ़ा है। ये 259 कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। और ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 22.1% बढ़ा है ना। तो ये मनी कंट्रोल ने एनालिसिस किया है 259 कंपनीज का। तो मतलब रिजल्ट को देखो तो खराब नहीं है। और बाकी अभी एक इन्फ्लेशन देखो, इन्फ्लेशन 4% ऊपर से ऊपर तक रहा है, पिछले 4.3% रहा है। बाकी आरबीआई ने 5.1% तक रिवाइज कर दिया था अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, है ना। और मॉनसून भी आप देखें तो 51% 36 सब डिवीजन में नॉर्मल मॉनसून है और या ज्यादा है। बाकी है ना, बाकी जगह तो डेफिसिट है। और रुपये हमारा 96 रुपए 55 पैसे पर क्लोज हुआ है, जो कि 96 रुपए 96 पैसा भी चला गया था, वो रिकॉर्ड लो था, है ना। और तो और ये पी मतलब नेक्स्ट जो वीक में है, कमिंग वीक में है, फेड की पॉलिसी आनी है ना। फेड रेट डिसाइड होगा। आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व की डाटा आना है ना। इंडिया का जुलाई एचएसबी का मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का पीएमआई का वो डाटा आना है 24 को। तो और यदि सेक्टर्स देखें तो आपको मैं बताऊंगा, फार्मा और एफएमसीजी ये सेक्टर ठीक है। बाकी ये ऑयल वगैरह तेज हुए हैं, तो ऑयल मार्केट कंपनीज के, एयरलाइंस के, पेंट्स के, ये सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। आईटी यदि थोड़ा सा नीचे जाता है तो आईटी में बाइंग बनती है ना। और एक यूएस के न्यू होम सेल्स के डाटा आने हैं। और मैंने आपको बताया कि फेड का मीटिंग होनी है, एफओएमसी रेट डिसीजन होना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बैंक लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ के डाटा आने हैं। और कोर सेक्टर डाटा फॉर जून, फिस्कल डेफिसिट डाटा भी आना है, पीएमआई का भी डाटा आना है। ठीक है जी। तो और एक खास बात और देखी है कि गोल्ड फंड्स में थोड़ा सा इनफ्लो आ रहा है। अच्छा। जो फंड फ्लो है वो इसमें आ रहा है, तो गोल्ड में आ रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा सा इसका मतलब लग रहा है कि गोल्ड थोड़ा सा तेज हो सकता है। सिल्वर में पहले आउटफ्लो हो रहा था जबरदस्त, वो रुक गया है। तो सिल्वर यहाँ पे लेना नहीं बनता, लेकिन सिल्वर यहाँ रुक गया है, डाउनवर्ड्स रुक गया है। तो बाकी ये कंजम्पशन सेक्टर अच्छा लग रहा है नहीं। और एआई में यदि एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, एक ग्लोबल फंड्स है
एआई रिलेटेड, उसके अंदर हम्म। इनफ्लो आ रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग में इनफ्लो घट रहा है, मतलब आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। ओके। अच्छा जी, और यदि हम ये देखें कि भाई क्या कारण है मार्केट गिरने का, तो मैंने जैसे बताया क्रूड के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो जियोपॉलिटिक्स, क्रूड ऑयल, ये अपना बिगेस्ट कारण है, बिगेस्ट हेडविंड है ना। और क्योंकि यदि क्रूड का बढ़ता है तो इंडिया 85% ऑयल इंपोर्ट करता है, और तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, और मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन का प्रेशर बढ़ता है। मार्केट नीचे जाता है इसके अंदर, है नहीं। और जैसे पीछे अभी हमने देखा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी सब डाउन हुए हैं, है ना। और यदि हम सेक्टर की बात करें कौन कौन से डाउन हुए हैं, तो वो सेक्टर मैं बताता हूँ आपको। उस दिन शायद बैंक निफ्टी, एफएमसीजी और जो पीएसयू बैंक सेक्टर है वही हरा रहा था, बाकी तो लगभग सारे सेक्टर लाल ही रहे थे फ्राइडे हाँ को। जी, नहीं मैं वो हमने तो कहा है, फ्राइडे को हाँ, तो फ्राइडे की अलग बात है, मैं तो आपको वीकली बता रहा हूँ, वीकली वीकली बता कौन रहे हैं, कितना राइट। कितना डाउन हुआ जी 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 जी। है ना जी। तो हाँ, बिल्कुल, इनसे मतलब काफी लोगों को, दर्शकों को भी अंदाजा मिल जाता है कि भाई क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट के अंदर, ताकि उससे अपना पोर्टफोलियो बेहतर कर सकें, क्योंकि हाँ पोर्टफोलियो जी, में कई देखिए बार प्राइवेट बैंक है ना, निफ्टी प्राइवेट बैंक 4.32% घटा है, रियल्टी हम्म इंडेक्स 4.02% घटा है, कैपिटल मार्केट इंडेक्स 2.61% घटा है, ऑयल एंड गैस इंडेक्स 1.96% घटा है, आईटी इंडेक्स 1.57% घटा है, एफएमसीजी 0.62% बढ़ा है, ऑटो 0.44% बढ़ा है, मीडिया 0.39% बढ़ा है, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 2% घटा है, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 1.2% घटा है। जी। सुभाष और जी, एक, हाँ जी जी, हाँ, बताइए बताइए, आप बताइए। एक एफ की सेलिंग रही है 7,182 करोड़ की पूरे वीक के अंदर। जी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बाइंग रही है 8,638 करोड़ की। हम्म और 1 जनवरी से लेके 23 जुलाई तक 2.25 लाख करोड़ का एफपीआई ने माल बेचा है। हम्म। मार्केट कैप बीएससी का 5 लाख करोड़ इस वीक घटा जी। है ना। और बिल्कुल। 29 पैसा इंडिया रुपी पिछली वीक से डाउन हुआ। हमारा डाउन हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है। तो जी। पिछली वीक था 96.28, अब क्लोज हुआ है 96.56, है ना जी। बिल्कुल। और बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल गिफ्ट सुभाष जी, निफ्टी, एक, हाँ जी, जी 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 जी, आप अभी वो बताइए, गिफ्ट नहीं फिर निफ्टी वो जो आपका। है हाँ। 23,763 पे चल रहा है इस टाइम। ओके। ओके। ठीक है। तो अब मैं ये सवाल भाई साहब, एक पूछ रहा, सवाल नहीं पूछ रहा था बल्कि रिव्यू करना चाह रहा था। जैसे आपको याद होगा लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्योंकि तब उसमें एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए थे, यस बैंक के आए थे, एक किसी और का रिजल्ट था, और वो रिजल्ट पॉजिटिव आए थे, और तब हम लोग उम्मीद जता रहे थे कि बैंक निफ्टी जो है ना मंडे को पॉजिटिव होगी और उसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन मंडे को बैंक निफ्टी में नेगेटिव खुला था, और वो उसमें मंदा आ गया था, गिरावट आ गई थी। तो उसके पीछे क्या कारण रहा, अगर वो आपने कारण ये है, इसको देखिए ऑब्जर्व किया हो? रिजल्ट तो बढ़िया थे, लेकिन जो जी। निम है ना, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो जी। थोड़ा सा स्क्वीज हुआ है। कमजोर थे। तो मार्केट में ये फीलिंग है, यदि ये स्क्वीज हो रहा है तो बैंकिंग स्टॉक मतलब आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी कम रहेगी। हालांकि ओके। इस क्वार्टर में ठीक है, लेकिन हम्म। वो फ्यूचर में गाइडेंस उनकी कम मतलब लग रही है। भविष्य की आशंका से जो है ना वो हाँ, डर आ गया। उसकी वजह से वो डाउन रहा, और वैसे सेंटिमेंट डाउन था। जब हम्म मार्केट डाउन जाता है ना तो एक एनपीए बढ़ जाते हैं, तो हम्म न क्यों लोगों के पैसा वापस कम आता है, तो एनपीए बढ़ हम्म जाते हैं, तो वो भी एक कारण बन जाता है। हम्म। एक है ना, बिल्कुल। ट्रम्प ने फार्मा के ऊपर, इंडियन फार्मा के ऊपर टैरिफ लगाया है कि 2 साल तक 100% तो दो। नहीं हाँ। लगाएंगे, जी और अगस्त 28 के अंदर वो 100% लगा देगा जेनरिक मेडिसिन के ऊपर, जी। और उसके बाद 1 साल के बाद 200% कर 200। देगा। जी। तो ये भी फार्मा सेक्टर डाउन हुए थे, लेकिन कुल मिला के फार्मा सेक्टर में आगे आने वाले टाइम में डाउन नहीं है। और जो तो डॉक्टर रेड्डी का जो सीईओ है,
उसने ये जी कहा था कि भई मतलब ट्रम्प क्या चाहता है कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री वहाँ फैक्ट्री लगाए। तो उसने कहा जी। कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, वहाँ हम्म फैक्ट्री लगाना। तो हम हम्म फैक्ट्री 100% लगे, 200% लगे, लेकिन हम्म फैक्ट्री हम नहीं लगाएँगे, वो प्रैक्टिकल नहीं है। हम्म। तो सुभाष जी, यही मेरा एक सवाल भी अगला हो रहा था, और अच्छा हुआ आपने बता दिया कि भाई डॉक्टर रेड्डी के सीईओ ने कहा है कि भाई हम वहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं है। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए कोई भी जो इंडियन इंडस्ट्रीज है, जो फार्मा कंपनीज हैं, वो अगर यूएस में फैक्ट्रियां लगाती हैं, तो उससे क्या फिर भारत का रेवेन्यू कम हो जाएगा अगर देखो लगाती हैं तो इन फ्यूचर? देखो हर एक का अपना सोच है। जी। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ने तो ये कहा है कि प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हो ठीक है। सकता है 1-2 फार्मा कंपनी वहाँ पे सोचे लगा लें। और वो हम्म फैक्ट्री लगा दे, क्योंकि वहाँ अपने चैलेंजेज़ हैं, वहाँ पे लेबर बहुत महँगी है, ऑफ़िसर्स जो हर तरह के स्टाफ़ है वो बहुत महँगा है। हम्म तो रॉ मटेरियल्स हर चीज़ मतलब यहाँ से ले जानी पड़ेगी, तो वो हम्म प्रैक्टिकल कितना है, कितना नहीं, डॉक्टर रेड्डी के उसने कहा है 100% 200% के अनाउंसमेंट के बावजूद उसने कहा है कि वहाँ प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट्री लगेगी नहीं, कोई 1-2 लग सकती है तो लग सकती है और हम्म यहीं से एक्सपोर्ट जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है जब ये ट्रेड एक 10% और इसने टैरिफ लगाया है, जी। तो वो 12.5% भी लगा सकते थे। और हम्म इन्होंने 4 कंट्रीज़ को वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश ऐसे 3-4 कंट्रीज़ को फ्री भी कर दिया है, नो टैरिफ और इंडिया पे 10% लगा है। तो हमें जी। टेक्सटाइल के अंदर उनसे कम्पीट करना पड़ेगा। कॉम्पेट हमारा और इंडिया जनरल मतलब टैरिफ टैक्स तो इंडिया पे पहले से भी 10% चल ही रहा था। नहीं, क्यों? ये एडिशनल है, ये एडिशनल है। नहीं, वो अब एक वो टैक्स ट्रेड उनका। एग्रीमेंट जो होगा, तो ट्रेड हाँ। एग्रीमेंट अंडर कंसिडरेशन है, ट्रेड एग्रीमेंट होगा वो यूएसए से, तो वो ओके। 10% को तब इसका सोच लिया जाएगा कि इसका ओके। इम्पैक्ट खत्म हो जाए। और अच्छा, मुझे दूसरा मतलब ये ये है, जी। जो रिजल्ट आने वाले हैं ना, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का आएगा, बजाज हम्म हाउसिंग फाइनेंस का आएगा, बंधन बैंक का आएगा, ये बड़े बता रहा हूँ, आरईसी जी। का आएगा, अडानी पावर का आएगा, वेदांता का आएगा, एसीसी का आएगा, डी मार्ट का आएगा। बड़े रिजल्ट हम्म से ये आने वाले हैं। जी। तो सुभाष जी, अब नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज कहाँ दिखाई दे रही, कहाँ जा सकते हैं ये? देखो रेंज जो है, निफ्टी अभी रेंज बाउंड रहना है, 23,350 मैं सोचता हूँ लोवेस्ट रहना चाहिए, 24,350 हाईएस्ट ओके। और 23,767 क्लोज हुआ था। हम्म और निफ्टी बैंक है 56,693 पे क्लोज हुआ था, तो 56,100 लोवेस्ट है, 58,100 हाईएस्ट है, रेंज ये है। 56,100 से लेके 58,100 तक का बैंक निफ्टी का रेंज है, और हम्म, निफ्टी का रेंज है 23,350 से लेकर 24,350 के बीच में। है जी, एक मिनट, 23,350 से 24,350 चौबीस हजार करेक्ट, तीन सौ और पचास छप्पन बिल्कुल। हजार सौ से 58,100। 58,100 बिल्कुल। तो दर्शकों, ये तो रेंज रही सुभाष जी ने जो दी है नेक्स्ट वीक के लिए, कि इस बीच में नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी की ये रेंज रह सकती है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि हम लोग यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की कोई ट्रेड एडवाइस नहीं देते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देते हैं। ये प्रॉपर प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए है, आपको अवेयर करने के लिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए, ताकि आप मार्केट को अच्छी से समझ सकें। क्योंकि जब आप मार्केट को अच्छे से समझेंगे, इन्फॉर्म्ड रहेंगे, और जब कोई भी इन्वेस्टर जो वेल इन्फॉर्म्ड होता है, तो वो जो निवेश करता है तो वो उसका पैसा फिर ग्रो करता है। क्योंकि सुभाष जी की जो कंपनी है एसएमसी ग्रुप, उसका स्लोगन है मनी वाइज बी वाइज, तो यू शुड बी मनी वाइज बी वाइज। तो सुभाष जी, अब एक बात और बताएं कि जैसे अभी जो कॉर्पोरेट के, जैसे आपने कहा कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो अभी ये जो कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट आएंगे, तो ये क्या अब हमारे उस पर प्लस डालेंगे? अभी कोई संभावना ऐसी दिखती है? नंबर वन। और नंबर टू, एक और सवाल है, ये मैं हर बार पूछ लेता हूँ, आप भी कहेंगे कि आप यार एक ही सवाल पूछते रहते हो, बट मैं भी क्या करूँ, मार्केट वहीं टिका हुआ है, दर्शक भी वही उम्मीद लगाए रहते हैं। जो लाइफ टाइम हाई बनाया था 26,300 कुछ का जो भी था, तो वो क्या इस साल हम उसको टच कर पाएंगे? या यूं कह लें, क्या इस दिवाली में, क्योंकि दिवाली एक सीजन भी होता है जिसमें मार्केट बड़ा ग्रो करता है, रिजल्ट्स भी सेकंड क्वार्टर के तब तक शायद आने वाले होंगे, तो क्या उसमें ये 26,300 को पार करने की कोई संभावना दिखाई देगी? देखो ऐसा है, हम इसको इस तरह से देखें, अभी हमारे पीछे एक तो कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया नहीं तो मिक्स है, जी। नेगेटिव नहीं है।
जैसे जी बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, इंडियन होटल्स, इटर्नल एंड अल्ट्राटेक सीमेंट, इनके 500 कंपनियों के पिछली वीक रिजल्ट बहुत बढ़िया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, ठीक है ना। तो रिजल्ट तो मैंने जैसे आपको 259 कंपनीज के बारे में बताया कि जी ग्रोथ 26% रेवेन्यू पे है, 21% प्रॉफिट के ऊपर है। तो मतलब कंपनियों के रिजल्ट खराब नहीं है, डोमेस्टिक फैक्टर नेगेटिव नहीं है, सिर्फ हम इम्पैक्ट होते हैं। 85% हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया यूएस और ईरान का वॉर है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज और रेड सी दोनों क्लोज हो जाते हैं तो इंडिया का सारा ट्रैफिक रुक जाएगा, यानी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो क्रूड के प्राइसेस 100 तक चले गए, ये $85 तक रहते हैं तो हम अपने करंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन हैं, इनको सबको कंट्रोल करेंगे। यदि लंबे टाइम से $85 से ऊपर रहता है तो हमारी इकोनॉमी डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी, और ये हमारे हाथ में नहीं है। जो आपने कहा कि कब तक ये 26,000 से, क्योंकि इंडिया के डोमेस्टिक फैक्टर स्ट्रेंथ वगैरह सब बहुत बढ़िया है, और लेकिन इनका इस पर कंट्रोल नहीं है, जियो पॉलिटिकल है ना फैक्टर्स के ऊपर, और करेंसी भी हमारी इसलिए डेप्रिशिएट हो रही है ना, तो जैसे 96 हो गई। तो ये, क्योंकि जब तेल हम महंगा लेते हैं तो हमारा प्रेशर पेमेंट पर हो जाता है, पेमेंट होता है तो करेंसी डेप्रिशिएट होती है। हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तो बाइंग है, लेकिन एफपीआई की सेलिंग चल रही होती है। तो ये सब, इसका इम्पैक्ट हमारे रिजल्ट्स पे और हमारी इकोनॉमी पे, सब पे आता है, और इन पे इम्पैक्ट आता है तो हमारा शेयर मार्केट ऊपर नहीं बढ़ पाता। मतलब आप देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्फ्लो है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस माल खरीद रही है, उनकी कंटिन्यूअस बाइंग है, और हमारे जीडीपी भी कंटिन्यूअस बढ़िया चल रही है नहीं? और हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी कंफर्टेबल है नहीं? हमने इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया हुआ है। तो ये दीज आर गुड फैक्टर्स। मॉनसून भी अब पहले जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहा था, मॉनसून भी ठीक-ठीक है, नेगेटिव है, डेफिसिट है रेन की, लेकिन ठीक-ठीक है। उससे रूरल डिमांड थोड़ी-सी कम होगी यदि डेफिसिट है तो। बाकी इस पर ही डिपेंड करेगा कि ये वॉर कब रुक जाए और प्राइसेस ठीक हो जाए, फिर आपका टॉप वाला जो है वो मैं बता सकता हूँ महीने 2 महीने में, ये उसके होने के बाद हम अचीव कर लेंगे। अचीव करें। बिल्कुल सुभाष जी, तो दर्शकों ये था आज का विश्लेषण जो साप्ताहिक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए है। और निफ्टी की रेंज एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुभाष जी ने दी है 23,350 से लेकर 24,350 के बीच में रहने की संभावना है नेक्स्ट वीक में, और बैंक निफ्टी 56,100 से लेकर 58,100 के बीच में रहने की संभावना है। और बाकी आप सब लोग, आप जानते हैं कि आपको कहाँ कहाँ नजरें बना के रखनी है, एफआई की खरीदारी और बिकवाली पे नजरें बना के रखें, क्रूड ऑयल के रेट्स पे नजर बना के रखें, और यूएस और ईरान की अगर कोई सीज फायर या पीस डील की खबर आती है तो उससे भी मार्केट में रैली आने की संभावना हो सकती है। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी।